कल मैंने लिस्ट का यूज करके आप लोगों को डेटा फ्रेम बनाना बताया था। आज हमें डेटा फ्रेम में अलग अलग मैनिपुलेशंस करना सीखना है ना। तो एक डेटा फ्रेम बना लो नेस्टेड लिस्ट का यूज करके। कल हमने एक डेटा फ्रेम बनाया था। तो ये आपका एक नेस्टेड लिस्ट है और इसी को मैंने डेटा फ्रेम में क्या किया, पास कर दिया। और कॉलम्स पैरामीटर यूज करके नेम और एज दे दिया। तो यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, बना लो। अब इसी पे मैं अलग अलग मैनिपुलेशंस करना बताऊंगा, ठीक है। तो अभी आपके पास जो डेटा फ्रेम बना है इसमें आपका 4 रो है और 2 कॉलम है। 4 रो 2 कॉलम है ना। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। अभी मैं इसका डी टाइप पता करूंगा तो पहले वाले कॉलम का ऑब्जेक्ट बताएगा और दूसरे वाले कॉलम का इंटीजर बताएगा, है ना। यहाँ तक कर लिया सबने। हो गया। मोनिका हो गया यहाँ तक। हम्म। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है, ये कल बता दिया था मैंने, है ना। तो अब आपका ये जो डेटा फ्रेम बना है इसमें आपका 4 रो है और 2 कॉलम है। तो अगर मैं इस डेटा फ्रेम का डी टाइप्स पता करूंगा तो पहले कॉलम का ऑब्जेक्ट बता रहा है और दूसरे का इंटीजर बता रहा है। अब मान लो मेरे को एज वाले कॉलम को फ्लोट बनाना है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, df डॉट एज, और इसमें एक एस टाइप नाम का फंक्शन होता है और इसमें आप फ्लोट दे दोगे। तो अब जब आप इसको df को डिस्प्ले करोगे तो अब आपका क्या हो जाएगा, ये फ्लोट हो जाएगा। फ्लोट हुआ नहीं क्या? सर एक बार, हाँ बताओ। एक बार ऊपर कर दीजिएगा। नहीं हुआ अभी ऊपर वाला? नहीं सर, कुछ प्रॉब्लम बता रहे ये तो कल वाला ही किया है, कुछ नया थोड़ा ना किया। हैं। मैंने भी वही लिखा हुआ है, पता नहीं सिंटेक्स। ठीक है, ठीक है। भेजो आगे भेजो। 4
डाटा फ्रेम टाइप एरर दे रहा है सर, डाटा फ्रेम डॉट अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर गॉट अनएक्सपेक्टेड एरर इन कॉलम। ओके। सर पता नहीं एरर आ रहा है, पता नहीं। हाँ जी अनीता, हो गया? सर एरर शो कर रहे हैं। स्क्रीन शेयर करो। 1 मिनट सर। कुछ सिंटेक्स आपने मिस्टेक किया होगा। शुभम आपका हो गया? यस सर, मेरा ओके। फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन। पहले वाले में अमन के बाद आपने एज देना भूल गए, वहां पे मिस्टेक है तो कैसे लेगा? एज दिया ही नहीं है आपने, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद नहीं किया है ना। यस। चलो स्क्रीन ऑफ करो। फिर से सारे सेल को रन करो, काम कर जाएगा। सही से आप नेस्टेड लिस्ट नहीं बना रहे हो, प्रॉब्लम है, समझ गए? यस सर। तो यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। तो मैंने नेस्टेड लिस्ट का यूज करके, लिस्ट ऑफ लिस्ट का यूज करके मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया। और जब मैंने इसमें डेटा फ्रेम बनाया तो मैंने इसमें आपका 4 रो है और 2 कॉलम है, और मैंने इसका डी टाइप पता किया तो ये आ रहा है ना। आ रही बात समझ? तो ये आपका देखो फ्लोट बन गया। शुभम आ रहा है समझ में? यस सर। अब इसको डीएफ में ही स्टोर कर लो। स्ट्रिंग भी हो जा रहा है, अभी भी वही रह रहा है। शुभम आपका काम कर रहा है। हाँ सर, मेरा आ गया है रिजल्ट। df.age.s टाइप फ्लोट करने पे आ गया। यही आ रहा होगा। हाँ हाँ, ये यार। एरर आ रहा है। नहीं सर, आ गया है। देखो सब लोग करके। हेलो। आ गया है सर।
अनीता यहाँ तक हो गया? Yes, sir. तो अभी आपका जो डेटा फ्रेम है इसमें बेसिकली आपका कितना है? 4 रो है और Sure. 2 कॉलम है ना। अब मेरे को क्या करना है, इसमें एक नया कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, तो नया कॉलम ऐड कैसे करेंगे देख लो। मान लो मेरे को इसके बाद मेरे को मार्क्स का कॉलम एक ऐड करना है। तो अब आप क्या करोगे, डीएफ और यहाँ पे जो इंडेक्सिंग दोगे मार्क्स दोगे और इक्वल टू, और इसके बाद 4 अलग अलग वैल्यू देनी भी पड़ेगी आपको, है ना। तो 4 अलग अलग वैल्यू दे दो लिस्ट में, है ना। तो अब ये क्या करेगा, लास्ट में एक नया कॉलम ऐड कर देगा। ऐसे बना लो। तो आपका एक नया कॉलम लास्ट में ऐड हो गया ना। शुभम आ रहा है समझ में? यस सर। तो अगर ये वाला जो सिंटेक्स है हमेशा लास्ट में ही नया कॉलम ऐड करेगा। अब मान लो आपकी रिक्वायरमेंट है स्टार्टिंग में या बीच में या कहीं पे भी मैं एक नया कॉलम इंसर्ट कर लूं, तो ये वाला सिंटेक्स काम नहीं करेगा। फिर इसके लिए हमें इंसर्ट नाम का मेथड यूज करना होगा। तो वो भी मैं अभी आगे बताता हूँ। और इसकी आपको रिक्वायरमेंट आगे पड़ेगी ही पड़ेगी जब हम प्रोजेक्ट करेंगे, है ना। तो लाइव डेटा पे जब हम काम करेंगे, एक्सेल के डेटा पे, सीएसवी डेटा पे, तो हमें ये करना होगा। ठीक है, यहाँ तक सबका हो गया? तो एक डेटा फ्रेम में नया कॉलम कैसे ऐड करना है सबको समझ में आ गया? आगे देखो। अब ये जो कॉलम का नाम है ना, इसको मेरे को सॉर्ट करना है। तो हाउ टू सॉर्ट कॉलम नेम्स। कॉलम नेम को सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का एक मेथड होता है। ठीक है, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स नाम का मेथड होता है। और इसमें बाय डिफॉल्ट आपका एक्सिस क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। और एक्सिस 0 का मतलब मैंने बताया था रो वाइज, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे, आप एक्सिस 1 दे दोगे। शुभम बात समझ में आई? अब यस आप सर। अब आप देखो, आपका कॉलम असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो पहले एज आ गया, फिर मार्क्स आ गया, फिर नेम आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में हो गया ना। क्लियर हुआ? तो अगर आपने एक्सिस 0 दे दिया तो रो को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा, है ना। तो लेकिन रो तो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे एक्सिस 0 देने की कोई जरूरत है नहीं। और बाय डिफॉल्ट एक्सिस अगर नहीं देते हो तो वो 0 ही लेता है। ये देखो इसमें दिया हुआ है। और एक असेंडिंग नाम का पैरामीटर है, असेंडिंग दे रहा है। तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग क्या होता है, ट्रू होता है। और अगर आपने असेंडिंग फॉल्स दे दिया तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे असेंडिंग वाला भी पैरामीटर यूज कर लूं और असेंडिंग में मैंने फॉल्स दे दिया, तो अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाता। तो हम बात समझ में आ गई? यस सर। तो यानी कि कॉलम को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे सॉर्ट करोगे, सबको समझ में आ गया? तो ये 2 पैरामीटर आपको पास करना होगा। एक तो एक्सिस 1 का मतलब कॉलम वाइज, और असेंडिंग बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, तो उसको फॉल्स करोगे तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। ठीक है, लेकिन अभी जो आपका ये जो डेटा असेंडिंग डिसेंडिंग में हो रहा है, अभी ये टेम्पोररी कर रहा है, परमानेंट नहीं कर रहा। अब अगेन मैं नेक्स्ट लाइन में जब डीएफ को डिस्प्ले करूंगा ना, तो वो एक्चुअल पहले जैसा आएगा। ये देखो, अभी तो मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ नहीं, नहीं हुआ ना।
जैसा पहले था वैसा आ गया। आ रही बात समझ में सबको? तो इसमें अगर आपको इस चीज को परमानेंट करना है तो इसमें एक पैरामीटर होता है इन प्लेस। इन प्लेस वाला पैरामीटर आपको दिख रहा है? तो जब तक इन प्लेस को आप ट्रू नहीं करोगे तब तक ये असेंडिंग डिसेंडिंग जो आप कर रहे हो वो परमानेंट नहीं होगा। आ गई बात समझ में? तो बाय डिफॉल्ट इन प्लेस जो पैरामीटर होता है वो फॉल्स होता है। और इन प्लेस पैरामीटर फॉल्स होने का मतलब जो भी आप असेंडिंग डिसेंडिंग कर रहे हो वो एक्चुअल में रियल में हो नहीं रहा, टेम्पोररी है। तो अगर आपको परमानेंट करना है तो यहाँ पे आपको इन प्लेस पैरामीटर में ट्रू देना होगा। तो तीनों पैरामीटर का यूज सबको क्लियर हो गया? तो ये इन प्लेस वाला पैरामीटर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स का मेथड का यूज सबको क्लियर हो गया? जब आपकी रिक्वायरमेंट अगर होगी कि कॉलम को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करना है तो ऐसा करने के लिए आपको ये यूज करना होगा। अनीता हो गया यहाँ तक? यस सर। तो यही सब मेथड्स आप लोग को याद रखना है जो हम प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, अब आपसे बोल दिया गया ना कि मेरे को एक नया कॉलम और ऐड करना है नेम और मार्क्स के बीच में, ठीक है, या नेम से पहले कहीं पे भी मैं एक नया कॉलम ऐड कर दूं। तो ऐसा करने के लिए आपको एक इंसर्ट नाम का इसमें मेथड होता है और इस इंसर्ट मेथड में आपको 3 पैरामीटर पास करना होगा। पहले पैरामीटर में आपको ये देना होगा कि कौन से इंडेक्स पे आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। अब जैसे आपको कॉलम का इंडेक्स तो समझ में आ रहा होगा। अगर मैं पोजिशनल इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये 0, ये 1 और ये 2, -1, -2, -3 फॉरवर्ड और बैकवर्ड। और बाकी अगर मैं लेबल्ड की बात करूं तो नेम, मार्क्स और एज। तो यहाँ पे जो इंडेक्स है आप लेबल्ड भी दे सकते हो, ठीक है। वैसे लेबल तो दे नहीं पाओगे क्योंकि मेरे को कहाँ पे ऐड करना है वो देना होगा, है ना। तो मैं क्या दूंगा यहाँ पे, पोजिशनल दूंगा। अब मान लो मैंने 1 दे दिया तो 1 का मतलब क्या होगा, मार्क्स वाले कॉलम की जगह पे एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा और मार्क्स वाला कॉलम राइट में शिफ्ट हो जाएगा। ये तो हुआ 1 इंडेक्स पे आप एक नया कॉलम ऐड करना चाहते हो तो 1 इंडेक्स पे जो ऑलरेडी कॉलम है वो तो राइट में शिफ्ट हो जाएगा ना। तो अब मैंने क्या किया, नेम और मार्क्स के बीच में मेरे को एक लोकेशन नाम का कॉलम ऐड करना है। तो हम बात समझ में आ रही है यहाँ तक? यस सर। और फिर लिस्ट में आप यहाँ पे लोकेशन दे दोगे। और जितने रो है उतने वैल्यू आपको देना मैंडेटरी है। अगर कम दे दिया तो एरर आ जाएगा, है ना। अब जैसे मैं रन करूंगा ये आपका इंसर्ट हो चुका होगा, ये देखो। इस तरह से आप इंसर्ट मेथड का यूज करके आप डेटा फ्रेम में कोई भी एक नया कॉलम कहीं पे भी ऐड कर सकते हो। अगर आप 0 इंडेक्स दे देते तो बिल्कुल स्टार्टिंग में चला जाता, है ना। अब तो आप इंसर्ट का यूज करके कहीं पे भी कॉलम ऐड कर सकते हो ना, लास्ट में, स्टार्टिंग में, बीच में, कहीं पे भी। तो तीनों पैरामीटर सबको क्लियर हुआ? तो ये आपको याद रखना है। और इंसर्ट का यूज करके याद रखना केवल हम कॉलम को ही ऐड कर सकते हैं, रो को ऐड नहीं कर सकते। एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। जबकि जब हमने नमपाई पढ़ा था तो वहां पे मैंने इंसर्ट मेथड से रो एंड कॉलम दोनों को इंसर्ट करना बताया था, याद आया? वहां पे एक्सिस का कॉन्सेप्ट था लेकिन यहाँ पे एक्सिस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। वहां पे हमें 4 पैरामीटर देना था,
याद आया? लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 ही पैरामीटर देना, एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो अगर आपको नया अगर कोई रो इंसर्ट करने का कॉन्सेप्ट अगर पूछेगा तो उसके लिए आपको इंसर्ट यूज नहीं करना, उसके लिए मैं अभी आगे बताऊंगा क्या करेंगे। कॉलम इंसर्ट करना तो आप लोगों को समझ में आ गया। वैसे भी सर ये इंसर्ट में, सर इंसर्ट में जो पहला पहला पैरामीटर आपने 1 लिया है, इंडेक्स है, इंडेक्स कौन से कॉलम पे, इंडेक्स है, कौन से कॉलम पे, कौन से कॉलम के इंडेक्स पे आपको ऐड करना है। तो इंडेक्सिंग हमने 1 2 3 करी है, 0 1 2 अब लेके चल। अरे मेरे को यहाँ पे नेम और मार्क्स के बीच में ऐड करना था तो 1 ही तो दूंगा, 0 अगर दे दिया तो नेम से पहले आ जाएगा ना। अच्छा हाँ ठीक। नहीं आई बात समझ? जैसे अगर मान लीजिए मार्क्स के हमें बाद लेना था, तो 2 तो हमें देंगे, क्या कहते हैं, 2 देंगे है ना। देंगे ठीक है ओके ठीक। जहाँ पे देना है वो तो आपको देना पड़ेगा ना यहाँ पे। जी जी जी, हाँ 0 दे दोगे तो अभी नेम से पहले आ जाएगा। नेम से पहले आ जाएगा, समझ गए सर। वही तो आपको ध्यान देना है कि कौन से इंडेक्स पे आपको एक नया कॉलम ऐड करना है। जी तो पहले पैरामीटर में इंडेक्स, दूसरे कॉलम में कॉलम का नाम, और तीसरे पैरामीटर में वैल्यू। ठीक है सर। इतना समझ में आ गया? तो इस तरह से जी इंसर्ट का यूज करके आप अलग अलग कॉलम ऐड करके देख लेना, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, हर जगह कर लोगे ना। इसका बहुत ज्यादा यूज आएगा रियल लाइफ में, है ना। चलो आगे देखो। अब मेरे को क्या करना है, किसी कॉलम को ना ड्रॉप करना है ना, या किसी कॉलम का नाम चेंज करना है ना। तो अगर आपको किसी कॉलम को ड्रॉप करना है ना, तो ड्रॉप नाम का फंक्शन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कौन से कॉलम को ड्रॉप करना है ना। तो मान लो मैंने दे दिया यहाँ पे लोकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप शिफ्ट टैब दबाओगे ना, तो यहाँ पे एक्सिस का कॉन्सेप्ट दे रखा है, और जहाँ पे भी एक्सिस का कॉन्सेप्ट मिल गया तो इसका मतलब समझ जाना कि अब मैं ड्रॉप मेथड से रो भी डिलीट कर सकता हूँ और कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। तो अब अगर आपको लोकेशन को डिलीट करना है ना, तो यहाँ एक्सिस 1 देना मैंडेटरी है, नहीं तो कॉलम तो डिलीट ही नहीं करेगा। बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या दे रखा है, 0, और 0 एक्सिस पे मतलब वो रो को डिलीट करेगा। तो रो में लोकेशन नाम का तो इंडेक्स है ही नहीं, इधर आ जाएगा ना। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो एक्सिस वाला पैरामीटर आपको सबको क्लियर हो रहा है। यहाँ पे आपको एक्सिस वाला पैरामीटर दिख रहा होगा, है ना। और इसमें भी आपका इन प्लेस वाला पैरामीटर है, तो जहाँ पे भी इन प्लेस वाला पैरामीटर मिल गया तो समझ जाना कि वो टेम्पोररी काम करेगा। तो अभी मैं ड्रॉप तो कर रहा हूँ, लेकिन रियल में ड्रॉप होगा नहीं। जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं दोगे तब तक ये परमानेंट नहीं करेगा। तो ये होना भी चाहिए, हमें तो बस पहले देखना है। अब देखने के बाद अगर सही है सब कुछ तो फिर इन प्लेस ट्रू कर देंगे, नहीं तो पहले ही अगर कर दिया तो फिर वापस तो नहीं आ सकते। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सिस 1 दे दूंगा। अब जैसे मैंने एक्सेस 1 किया, ये देखो लोकेशन आपका ड्रॉप हो गया। तो ड्रॉप का यूज करके आप डेटा फ्रेम के किसी भी कॉलम को या किसी भी रो को आप ड्रॉप कर सकते। 1 बाय 1 चीजें क्लियर हो रही। शुभम कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो अब अगर मैं नीचे फिर अगेन डीएफ को अगर डिस्प्ले करूंगा ना, तो रियल में डिलीट हुआ नहीं होगा, क्योंकि इन प्लेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। नहीं हुआ ना? कितना क्लियर हुआ? तो इस तरह से आप किसी भी कॉलम को डिलीट कर लोगे ना। बात समझ में आई? अब मेरे को किसी रो को डिलीट करना है, तो रो को डिलीट करने के लिए मैंने ड्रॉप लिखा। अब मेरे को यहाँ पे रो का इंडेक्स देना पड़ेगा, तो मान लो मैंने 2 इंडेक्स दे दिया, और यहाँ पे एक्सिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। तो अब अगर मैं करूंगा
तो 2 वाला देखो रो डिलीट हो गया ना, तो जिस रो का इंडेक्स 2 था डिलीट हो गया, और अभी भी ये परमानेंट डिलीट होगा नहीं। तो जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं दोगे तब तक ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा। तो अगर मैं अगेन DF प्रेस करूंगा तो देखो डिलीट नहीं हुआ ना, और जैसे ही मैंने यहाँ पे इन प्लेस ट्रू दे दिया, इन प्लेस ट्रू वाला पैरामीटर अगर आपने दे दिया तो अब ये परमानेंट डिलीट होगी। तो इन प्लेस वाला पैरामीटर, एक्सिस वाला पैरामीटर आपको याद रखना है। एक्सिस 0 का मतलब रो वाइज, एक्सिस 1 का मतलब कॉलम वाइज। और बाय डिफॉल्ट इन प्लेस आपका क्या होता है, फॉल्स होता है। तो जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं करोगे तब तक ये परमानेंट नहीं करेगा। दीपक यहाँ सर तक, बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। हाँ जी हाँ जी, अभी तो दिखाया, ये देखो। हाँ हाँ देखा सर, क्योंकि अभी इसमें दिया नहीं हमने, तो बाय डिफॉल्ट तो हाँ एक्सेस तो 0 ही देगा। जब दिया है ऑलरेडी डिफॉल्ट होता है तो देने की तो जरूरत नहीं है ना। हाँ बिल्कुल सर, हाँ। एक्सिस 1 हम देंगे जब हमें कॉलम करना है, तो वहां तो देना मैंडेटरी है। जी जी। तो डिफॉल्ट वाला पैरामीटर जो ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसे हमें देने की जरूरत नहीं होती। तो इन प्लेस वाला पैरामीटर और ये एक्सिस वाला पैरामीटर, ये दोनों पैरामीटर आपको याद रखना है। अब आपको डेटा फ्रेम में कोई भी कॉलम इंसर्ट करना, किसी भी कॉलम या रो को डिलीट करना, सारा क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अब आपको बोल दिया गया कि मेरे को ना इसमें एक नया रो ऐड करना है। तो नया रो ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें एक लॉक नाम का एक प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर्टी होता है। और लॉक के बारे में हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, अभी मैं लॉक के बारे में बताऊंगा। तो लॉक का ये काम नहीं है, लॉक का जो काम है वो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। लेकिन लॉक का यूज करके मैं एक नया रो भी ऐड कर सकता हूँ। तो मान लो मैंने 4 इंडेक्स दे दिया और 4 इंडेक्स पे मेरे को एक नया रो ऐड करना है। तो हम समझ में आ रही बात? यस सर। कॉमा लगाना भूल गए ना मैं। फिर डॉट लगा रखा है सर। तो लॉक का यूज करके आप ऐसा कर सकते हो। हाँ, कॉमा की जगह डॉट लगा दिया। अब आपको डेटा फ्रेम में रो और कॉलम इंसर्ट करना समझ में आ गया। वैसे रियल लाइफ में जब हम प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट से काम करेंगे तो हमें रो को ऐड करने की कहीं जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन कॉलम को तो हमें ऐड करना ही करना होगा। तो आपको डेटा फ्रेम में नया रो, नया कॉलम ऐड करना, डिलीट करना, सारा अच्छे से समझ में आ रहा है? सारे मैनिपुलेशंस क्लियर हो रहे हैं? यही चीज हमने एसक्यूएल में पढ़ा था। तो एसक्यूएल में जब हमने टेबल बनाना सीखा था तो वहां पे हमने रो इंसर्ट करना, है ना, कॉलम ऐड करना, कॉलम डिलीट करना, यही सब काम वहां पे किया था। बस वहां पे हमने एसक्यूएल की क्वेरी लिखी थी और यहाँ पे हम अलग अलग फंक्शंस का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, है ना। शुभम, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं सर। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया कैसे कैसे करना है? नेस्टेड बना दो, नेस्टेड का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। अब आपको क्या करना है, कॉलम का जो नाम है ना, रीनेम करना है। ठीक है, बात समझ में आ रही? या फिर आपको मल्टीपल कॉलम एक साथ डिलीट करना है ना,
मान लो लोकेशन और मार्क्स दोनों को डिलीट करना है एक साथ, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट ड्रॉप, है ना, और यहाँ पे लिस्ट के अंदर आप दे दो लोकेशन मार्क्स, और एक्सिस क्या दे दोगे 1। एक साथ दोनों कॉलम डिलीट हो गया, लिस्ट बना दो, लेकिन अभी भी परमानेंट डिलीट हुआ नहीं क्योंकि हमने इन प्लेस ट्रू नहीं किया। तो ऐसे लिस्ट में आप अलग अलग कॉलम दे के एक साथ मल्टीपल कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। इतना समझ में आ गया सबको? तो यही सारे ऑपरेशंस आप लोगों को सारा परफॉर्म करके देखना है ना। अब मेरे को क्या करना है, रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए इसमें रीनेम नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है, और इसमें आपको देना होगा कि कौन से कॉलम को आपको रीनेम करना है। अब रीनेम करने के लिए कॉलम्स वाले पैरामीटर में आपको डिक्शनरी बनानी होगी, है ना, और फर्स्ट में आपको देना होगा लोकेशन, और लोकेशन का नाम मेरे को चेंज करना है। तो डिक्शनरी ऐसी तो बनाते थे, अब लोकेशन की जगह पे मैंने सिटी कर दिया। तो अब जब मैं रन करूंगा तो आपका लोकेशन का नाम सिटी हो गया। तो इस तरह से किसी भी कॉलम का नाम आप चेंज कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम का नाम भी चेंज कर सकते हो, यहीं पे कॉमा लगा के देते जाओ। आ रही बात है में, एक साथ 2-3 कॉलम का भी नाम चेंज कर सकते हो, बस डिक्शनरी में आगे देते जाओ। तो जो ओल्ड नेम होगा, कॉलम का जो ओल्ड नेम होगा वो डिक्शनरी का की बन जाएगा, और जो कॉलम का न्यू नेम होगा वो डिक्शनरी का वैल्यू बन जाएगा। सर तो इसमें भी परमानेंट चेंज नहीं होगा ना? ये परमानेंट हो रहा है यहाँ पे। एक्सिस वाला इन प्लेस वाला पैरामीटर अगर देख लो, अगर नहीं है, अगर है तो समझ जाना फिर, है ना इसमें इन प्लेस, तो इसका मतलब इन प्लेस पैरामीटर जिसमें भी मिलेगा आपको तो वो टेम्पोररी करेगा, ये याद रखना। सर ये भी टेम्परेरी ही है। हाँ, तो टेम्पोररी करा, इन प्लेस पैरामीटर है ना, तो अगर आपको हाँ, परमानेंट करना है इन तो प्लेस लगाना पड़ेगा। इन प्लेस ट्रू कर दो। तो ये इन प्लेस वाला पैरामीटर आपको हर जगह मिलेगा, मोस्टली सब में मिलेगा, और ये होना होना भी चाहिए। पहले तो हम करके देखेंगे, अब रियल में सब कुछ सही है तो इन प्लेस ट्रू कर देंगे, तो अब ये परमानेंट कर देगा। समझ गए? तो हम बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। और पता कैसे करेंगे बिना देखे कि आपका इसमें इन प्लेस पैरामीटर है या नहीं है? तो अभी आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जब मैं इन प्लेस पैरामीटर यूज नहीं कर रहा हूँ और रन कर रहा हूँ तो डायरेक्ट आपका आउटपुट आ रहा है, लेकिन जब मैं इन प्लेस पैरामीटर यूज कर रहा हूँ तो आपका आउटपुट नहीं आ रहा है। देखा, ध्यान दिया? यस सर। तो उससे समझ जाओगे कि अगर डायरेक्ट आउटपुट आ गया तो इसका मतलब उसमें इन प्लेस पैरामीटर है। समझ गए? सब में ये सिचुएशन था, अभी ध्यान नहीं आपने दिया नहीं होगा। क्लियर है सबको? इस तरह से आप मल्टीपल कॉलम को आप नाम चेंज कर सकते हो। तो अब आप लोग को डेटा फ्रेम पे मैनिपुलेशन समझ में आ रहा है, 1 बाय 1 कैसे कैसे करना है? अभी मैंने आप लोग को डेटा फ्रेम का कॉलम नेम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना बताया। अब मेरे को ना कॉलम के जो डेटा है, डेटा को असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो क्या करेंगे, मान लो मेरे को एज वाले कॉलम को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डेटा को, कॉलम नेम को नहीं। कॉलम नेम को तो सॉर्ट करने के लिए अभी मैंने क्या बताया था, कौन सा मेथड, सॉर्ट अंडरस्कोर इंडेक्स। तो हाउ टू सॉर्ट
कॉलम डेटा। तो ये आपका डेटा फ्रेम है, मेरे को एज वाले कॉलम को सॉर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, df डॉट एज डॉट एक सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज नाम का मेथड होता है। तो जैसे ही सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज मेथड यूज करोगे ना, तो एज वाले कॉलम का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया। देख लो, यहां तक बात सबको समझ में आई या नहीं आई? लेकिन अभी आप अगर ध्यान से देखो तो एज वाले कॉलम को सॉर्ट तो कर रहा है, लेकिन जो डेटा आया वो सीरीज के फॉर्म में आया। लेकिन मेरे को डेटा जो चाहिए वो डेटा फ्रेम के फॉर्म में चाहिए। मेरे को ना सारे कॉलम का डेटा चाहिए एक साथ। अभी तो केवल एज वाला ही कॉलम आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा फ्रेम आए, चारों कॉलम आए, और एज कॉलम के अकॉर्डिंग जब सॉर्ट हो तो सारे कॉलम का डेटा उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाए। आ रही बात है में? तो इसका मतलब अभी जो आपका इसमें फर्स्ट रो अमन, नोएडा और ये आ रहा है, तो अब जब मैं सॉर्ट करूंगा एज को असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब पहला रो डेटा फ्रेम का हमारा क्या बन जाएगा, पंकज बन जाएगा, क्योंकि 20 है ना। तो अब इस डेटा को मेरे को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। और df डॉट डायरेक्ट आप सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज यूज करोगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज वाले मेथड को मैं दो तरह से यूज कर सकता हूँ, है ना। इस मेथड का यूज करके मैं डेटा को सीरीज के फॉर्म में भी ला सकता हूँ और डेटा फ्रेम में। और डेटा फ्रेम में लाने के लिए इसमें बाई पैरामीटर यूज करके, और बाई में आपको देना पड़ेगा एज, एज के बेस पे। अब देखो, अब आपका डेटा फ्रेम के फॉर्म में आ गया। तो मेन तो एडवांटेज इस वाले का है ना, उसका तो एडवांटेज है नहीं। तो ऐसे आप यूज करोगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज को। तो अब इसने क्या किया, एज वाले कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया और उसके अकॉर्डिंग डेटा आपका चेंज हो गया। यही काम हमने एसक्यूएल में ऑर्डर बाई का यूज करके किया था, ऑर्डर बाई असेंडिंग डिसेंडिंग, वही वाला काम है। तो हम यहाँ तक बात समझ में आ गई। यस सर। सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज को हम दो तरह से सिंटेक्स है, अगर इस तरह से सिंटेक्स यूज करोगे तो डेटा आपका सीरीज के फॉर्म में आएगा, और इस तरह से यूज करोगे तो जो भी कॉलम का नाम दोगे उस कॉलम को सॉर्ट करेगा। अगर यहाँ पे नेम दे दो, नेम को कर देगा। और ये भी आपका इंक्लूड ही करता है, इसमें भी आपका इन प्लेस वाला पैरामीटर होगा, है ना। तो ये भी अभी आपका टेम्पोररी कर रहा है। अगर मैं अगेन डीएफ करूं तो पहले जैसा आएगा। तो जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं करोगे तब तक परमानेंट होगा नहीं। आ रही बात है? तो यही सब मेथड्स आप लोग को याद रखना है जो हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। अगर मैंने यहाँ पे नेम कर दिया तो नेम के बेस पे कर देगा। तो नेम असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो जब तक आप इन प्लेस ट्रू नहीं करोगे, और अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो असेंडिंग को क्या कर दोगे, फॉल्स कर दोगे। तो यहाँ पे आपने असेंडिंग वाला पैरामीटर यूज करके क्या करोगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। तो मैंने कॉलम नेम को भी असेंडिंग डिसेंडिंग करना बताया, और कॉलम डेटा को भी असेंडिंग डिसेंडिंग करना बताया। चीजें समझ में आ गई कैसे कैसे करनी। तो बेसिकली यही पैरामीटर आपको ध्यान देना है, असेंडिंग वाला पैरामीटर और इन प्लेस वाला। यहां तक सबको क्लियर हुआ? और यहाँ पे भी एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सिस 0 और 1 भी देके इसमें सारा कर सकते हो ना। शुभम यहाँ तक बात समझ में आ गई? यस सर। तो सारे मेथड्स क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को कैसे कैसे करना है? यहाँ तक हो गया सबका?
दोनों कॉलम आपका ऑब्जेक्ट बता रहा है और ये दो कॉलम क्या बता रहा है, इंटीजर बता रहा है। इतना सबको क्लियर हो गया? इसमें कोई कंफ्यूजन? अब आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे पास 3 अलग अलग लिस्ट है और लिस्ट में आपकी अलग अलग वैल्यूज है, हर लिस्ट में 4 एलिमेंट है। तीन लिस्ट है और तीनों में 4 एलिमेंट है और आपको टास्क ये दे दिया गया कि पहले आपको एक इम्प्टी डेटा फ्रेम बनाना है और उस इम्प्टी डेटा फ्रेम में इन तीनों लिस्ट को, है ना, ऐड करना है। तो जब आप डेटा फ्रेम में ये सारा तीनों लिस्ट ऐड हो जाएगा तो कितने रो कितने कॉलम बनेंगे? 3 रो 4 कॉलम। 3 रो 4 कॉलम, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, सबसे पहले इम्प्टी डेटा फ्रेम बनाया, ईडी डॉट डेटा फ्रेम। ये आपका एक इम्प्टी डेटा फ्रेम बन गया खाली अभी। और इसका टाइप पता करो तो क्या है, डेटा फ्रेम। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? शुभम कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब मैं क्या करूंगा, लूप चलाऊंगा D1, D2, D3 और यहाँ पे df इक्वल टू df डॉट अपेंड यूज करूंगा और इसमें आई को पास कर दूंगा। अब ये वार्निंग आ रहा है, तो वार्निंग को इग्नोर करने के लिए मैंने बताया था क्या करते हैं, वार्निंग्स, फिर क्या लिखते हैं, वार्निंग्स इग्नोर ना। क्या हुआ? अरे सही बताओ क्या करना, वार्निंग ठीक है ना। अब अगर मैं डीएफ को डिस्प्ले करूंगा ना तो एक प्रॉब्लम आएगी, ध्यान से समझना। यहाँ ऐड तो हो तो गया, है ना, लेकिन बार बार ये 0 दिखा रहा है, रो का इंडेक्सिंग क्या दिखा रहा है, बार बार 0 दिखा रहा है। करना एक बार आप लोग, सबका 0 दिखा रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम है, अब तो मैं एक्सेस कर ही नहीं पाऊंगा, है ना। तो कंबाइन हो तो गया डेटा फ्रेम में, लेकिन रो का सबका इंडेक्स क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, कर्नल को मैं रीस्टार्ट करता हूँ, कर्नल को रीस्टार्ट कर देना। अब आप क्या करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर होता है इसमें,
इसमें एक इग्नोर इंडेक्स नाम का एक पैरामीटर दिखा आपको, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स, वो जी सर है। पास करना होगा, इग्नोर अंडरस्कोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू देना पड़ेगा। यानी कि वो जो हर लिस्ट का वो 000 इंडेक्स ले रहा है उसको वो इग्नोर कर देना। अब देखो प्रॉब्लम सॉल्व। सर मेरा शिफ्ट टैब दबाने पे वो नहीं आता। 2 बार 3 बार दबाओगे तब होगा। हाँ जी, हो गया, समझ में आया। तो जब भी आप ऐड करोगे ये पैरामीटर आपको देना होगा, इग्नोर इंडेक्स इक्वल टू ट्रू। बाय डिफॉल्ट ये फॉल्स होता है। क्लियर है? शुभम हो गया? यस सर। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। मल्टीपल लिस्ट है और सारे लिस्ट को आपको क्या करना है, एक एम्प्टी डेटा फ्रेम में आपको अपेंड करना था, तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। तो अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। अब हमें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट देखना है। देखें, सर एक बार नीचे करिएगा थोड़ा सा। आप कितना नीचे करो, यहीं तक तो है। नहीं, अरे जो रिजल्ट आया सर, जो रिजल्ट आया सर। ठीक है। सबका हो गया यहाँ तक? मोनिका आ रहा है ये 012? तो जब तक आप इग्नोर इंडेक्स ट्रू वाला पैरामीटर यूज नहीं करोगे तब तक वो 012 नहीं लेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? सबका हो गया? चलो, अब आता है आपका लास्ट कॉन्सेप्ट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग इन डेटा फ्रेम। अब इंडेक्सिंग स्लाइसिंग के लिए इसमें नया कॉन्सेप्ट यूज होगा। 2 प्रीडिफाइंड आपको एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी मिलेगा। एक मिलेगा आपको लॉक, लॉक नाम का एक एट्रीब्यूट है, और एक मिलेगा आपको आई लॉक। तो बिना लॉक और आई लॉक यूज किए इसमें डायरेक्ट इंडेक्सिंग स्लाइसिंग काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि आपका डेटा फ्रेम हेट्रोजीनस होता है, और हेट्रोजीनस होने की वजह से इसमें आपका लॉक और आई लॉक का कॉन्सेप्ट आया। अभी तक सारा जो डेटा था, आपने जो सीरीज बनाया, नमपाई में जो बनाया, वो सब होमोजीनस था। अब लॉक और आई लॉक का फुल फॉर्म क्या होता है, लिख लो। लॉक का मतलब होता है लोकेशन, और आई लॉक का फुल फॉर्म होता है इंटीजर, इंटीजर लोकेशन। और जो लॉक है ओनली वर्क्स ऑन लेबल्ड इंडेक्सिंग, केवल लेबल्ड इंडेक्सिंग से काम करेगा। और आई लॉक ओनली वर्क्स ऑन पोजिशनल इंडेक्सिंग। डिफरेंस सबको क्लियर? तो अगर आप आई लॉक यूज कर रहे हो तो पोजिशनल इंडेक्सिंग देनी है, और लॉक अगर दे रहे हो तो लेबल्ड इंडेक्सिंग देनी है। तो हम इतनी बात समझ में आ गई। यस सर। तो लॉक और आई लॉक का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब थोड़ा प्रैक्टिस कर लें इंडेक्सिंग स्लाइसिंग पे, हाँ। तो इसकी आज आप लोग को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स में ये बार बार यूज होगा, है ना। नोट डाउन कर लिया सबने? सर 1 मिनट। सर एक मिनट। तो लॉक का मतलब लोकेशन, और आई लॉक का मतलब इंटीजर लोकेशन।
तो बस आपको ध्यान देना है कि जो लॉक है वो लेबल इंडेक्सिंग पे काम करता है और जो आई लॉक है वो आपका पोजिशनल इंडेक्सिंग पे काम करता है। तो मैंने आपको बताया था डेटा फ्रेम में दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, पोजिशनल जो सिस्टम खुद लेता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड हमेशा 0 से लेगा और बैकवर्ड -1 से। और जो लेबल इंडेक्सिंग होती है जो हम देते हैं। तो गलती से अगर आपने आई लॉक में लेबल इंडेक्सिंग दे दिया तो वो एरर शो कर देगा, और लॉक में अगर आपने पोजिशनल दे दिया, यानी कि लॉक में आप नेगेटिव वैल्यू दे नहीं सकते, है ना। हो गया यहाँ तक? जी सर। चलो तो इसका एक प्रैक्टिस देखते हैं। तो मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया हुआ है, इसका फटाफट आप लोग को आंसर देना है। नया कुछ नहीं है, सारी चीजें वही हैं। तो पहले ना 3 होता था, ये लिखना नहीं, ये शेयर कर दूंगा मैं, बस समझ लो। पहले लॉक और आई लॉक, पहले आई एक्स भी होता था एक, अब इसको डेप्रिकेट कर दिया गया पांडा से। आई एक्स दोनों में काम करता था, आप पोजिशनल दो या लेबल दो, दोनों पे काम करता था। तो इसकी कोई जरूरत थी नहीं, तो हटा दिया। अब केवल लॉक और आई लॉक होता है, ठीक है। चलो तो फटाफट इसका आंसर आप लोग बताते चलना। सबसे पहले कॉपी पे आप इसका इंडेक्सिंग बना लो, लेबल्ड और पोजिशनल, तभी आंसर बता पाओगे। तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नोट नहीं करना है, ये मैं फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है शुभम। तो ये मैंने एक डेटा फ्रेम बनाया जिसमें आपका 4 रो है और 3 कॉलम है। अब फटाफट आप लोग मेरे को बताओ, हाँ, अगर मैं इसका कॉलम का लेबल पोजिशनल इंडेक्सिंग क्या क्या होगा? 0 1 1 2 -1 -2 -3 लिख लो। और रो का पोजिशनल इंडेक्सिंग 0 1 2 3 और -1 -2 -3 -4। और अगर मैं लेबल इंडेक्सिंग की बात करूं तो कॉलम का लेबल इंडेक्सिंग नेम एज मार्क्स, और रो का कॉलम जो लेबल इंडेक्सिंग होगा रो का, वो यही होगा। यानी कि रो का लेबल इंडेक्सिंग और पोजिशनल इंडेक्सिंग सेम है। तो यानी कि अगर मैं लॉक में अगर 2 दूं या आई लॉक में 2 दूं, दूसरा ही रो आएगा। बात समझ में आ गई? लिख लिया? अरे ये बना के नोट कर लो, लेबल्ड और पोजिशनल, फिर मैं पूछूंगा फटाफट आंसर बताना। कॉपी पे बस ये वाला बना लो मैट्रिक्स 4/3 का। और किसका पोजिशनल इंडेक्सिंग क्या क्या है, फॉरवर्ड बैकवर्ड, और लेबल इंडेक्सिंग क्या है, रो एंड कॉलम का, लिख लो, तभी आंसर बता पाओगे। हाँ कर लिया सबने? शुभम हो गया? Yes चलो sir. अब ध्यान से इसको देख के बताओ। इसका लॉक यूज कर रहा हूँ, तो लॉक का मतलब मेरे को लेबल इंडेक्सिंग देनी होगी। और मैंने बताया था कि कॉमा से पहले रो होता है और कॉमा के बाद कॉलम होता है। तो अब फटाफट देख के बताओ इसमें आउटपुट में क्या आएगा। हाँ एज वाला पूरा कॉलम आ जाएगा, है ना। यानी कि 10 20 30 और 40 आएगा, केवल आपका एज वाला कॉलम आएगा, सारा रो और केवल एज वाला कॉलम। बात समझ में आ गई? आ रहा है समझ में? चलो अब बताना क्या आएगा।
हाँ जी, अब बताओ, नेम और मार्क्स वाला कॉलम आ जाएगा, देख के ही पता लग रहा है। अनीता आ रही बात समझ में? Yes, sir. चलो अब बताना ध्यान से, क्या क्या क्या, सर रो का 1 और 1 और 2 3 रो ध्यान से आएगा। देख लो। 1 और 2 वाला आएगा अरे सर, बी 1 और 2 रो। 90, B90 और D67। अरे 1 इंडेक्स वाला रो और 3 इंडेक्स वाला रो, और कॉलम केवल नेम और मार्क्स। यस नहीं आई बात समझ में? यहाँ स्लाइसिंग यूज नहीं हो रहा है, 1 कॉमा है ना, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 1 वाला इंडेक्स और 3 इंडेक्स ये, और इन दोनों इंडेक्स का केवल नेम मार्क्स। आ रही बात समझ में? कुछ नया नहीं है, बस वही चीज ध्यान देना है आपको। चलो अब बताना आप लोग। हाँ जी शुभम बताओ क्या आएगा। 0 पूरा रो आ जाएगा सर, चारों। होल डेटा आ जाएगा पूरा, 0 से हाँ लेकर सर। 3 रो तक चलेगा, तो 0 से 3 मतलब सारा ही आ गया ना, यस सर। कॉलम तो दिया ही नहीं मैंने, हम्म। पूरा आ जाएगा। चलो अब बताओ, B2090। B2090. सेकेंड रो आएगा। हाँ सेकंड वाला रो आ जाएगा, है ना। चलो अब आ रहा है समझ में आप लोगों को? चलो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा, ध्यान से सोच के बताना। इसका आ जाएगा सर 0 और 2 आएगा रो विथ कॉलम नेम और मार्क्स। वैल्यू क्या क्या आएगी? इसका Sir, इसका A. वैल्यू आ जाएगा सर A67 और C45। हाँ A67 और C45, यहाँ पे 2 का गैप है ना, Yes, sir. तो 0 वाला रो लेगा और 2 वाला रो लेगा, और 0 और 2 रो का केवल नेम और मार्क्स। इजी है। अब हम आई लॉग का देख लेते हैं, ये तो हमने लॉग देख लिया, अब आई लॉग जिसमें नेगेटिव वैल्यू देंगे, तो अब हम देखते हैं आई लॉग। चलो बताओ क्या आएगा। 1 और 2 वाला आएगा, 0 1 2 आएगा। स्टार्टिंग के तीनों रो आ जाएंगे, 0 1 2, अरे 0 से लेके 2 तक चलेगा ना, यस सर। लास्ट वाला रो नहीं आएगा। पोजिशनल इंडेक्सिंग, फॉरवर्ड या बैकवर्ड। चलो आप ध्यान से थोड़ा सोच के बताना, प्रॉब्लम आई लॉक में ही आएगी, लॉक में तो आएगी नहीं। आप ध्यान से सोच के बताओ फटाफट। 1 और 2 आएगा, और इसमें आ जाएगा गलत, सर, इसमें आ जाएगा B20 C30 अरे गलत, रो कॉलम। अरे 1 इंडेक्स 0 वाला रो 1 2। आएगा, 1 इंडेक्स वाला कॉलम आएगा ना। हाँ वो सॉरी सर। हाँ हाँ हाँ। तो 20 20 90 90 या 30 45। 30 और 45, हाँ हाँ 20 90 ये 30 जीरो 40। इंडेक्स तो लेगा ही नहीं ना, रो का लेगा ना कॉलम का लेगा, 1 से स्टार्ट किया है। हम्म। आ गई बात समझ में सबको? तो वही तो ध्यान देना है, 20 90 30 45, जीरो तो लेगा ही नहीं। हमने यहाँ 1 से स्टार्ट किया है, रो भी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉलम भी 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 1 से लेके 2, 1 से लेके 2।
अनीता आ गया समझ में? Yes, sir. हाँ पानी। चीजें क्लियर हो रही हैं? चलो अब थोड़ा निगेटिव वाला देख लेते हैं। अब ध्यान से इसका सोच के बताना क्या आएगा। तो आई लॉग की ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आप लोग को। अब बताना क्या आएगा सोच के। कोई एरर नहीं आएगा, एरर तो है ही नहीं। स्लाइसिंग यूज नहीं कर रहे हैं हम, इंडेक्सिंग यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखो, कॉमा लगा है, कोलन अगर लगा होता तो स्लाइसिंग होता है। आउटपुट में वैल्यू क्या आएगी, वो वैल्यू बताओ। फिर गलत बता रहे हो, ध्यान से सोच के बताओ। अरे स्टेप बाय स्टेप बताओ। पहले रो में वैल्यू क्या आएगी? हाँ 20b। दूसरे रो में 40d। हाँ ठीक है। तीसरे रो में a। ऐसे आएगा। तो जैसा सीक्वेंस ऑर्डर दिया है वैसे ही तो बताना है ना आपको आंसर। 20b 40d और 10a। ये क्लियर हुआ सबको? अनीता नहीं सर, एक बार फिर से बता दीजिए। पहला वाला रो, तो पहला रो ये है, Yes, sir. तीसरा रो ये है और जीरो रो ये है। अब पहले वाले रो का पहला कॉलम और 1 इंडेक्स वाला कॉलम और 0 इंडेक्स वाला कॉलम, तो 20b। Yes, बात sir. आई समझ में? Yes, sir. वही तो किया है। अब तीसरे वाले का 40d, तो पहले 1 इंडेक्स वाला लेना है फिर 0 इंडेक्स वाला लेना है। इसी सीक्वेंस ऑर्डर में तो चलेगा। स्लाइसिंग तो है नहीं, इंडेक्सिंग है। शुभम समझ में आ गई बात? यस सर। तो अब आप लोग इस लॉक और आई लॉक की प्रैक्टिस करके देख लोगे ना। चलो अब बताओ क्या आएगा। हाँ B2090 C3045, मतलब ये पहला और दूसरा इंडेक्स वाला दोनों रो सारा कॉलम लेगा ना, और 1 से लेकर 2 तक चलेगा। अब आप लोग को थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया कैसे कैसे करना है। चलो अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका बताओ, इसका क्या आएगा? सर पूरा कॉलम आएगा। अरे गलत। -2 का सर C3045। सेकेंड वाला पूरा रो आ जाएगा -1 -2। कॉलम तो है ही नहीं ना, तो पहले रो लेता है, कॉलम बाद में आता है। ठीक है। चलो अब बताओ इसमें क्या आएगा। 0 वाला रो पूरा। जीरो वाला पूरा रो आ जाएगा। आ गई बात समझ में सबको? तो नया कुछ नहीं है, चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोग को, है ना। चलो इसका फटाफट बताओ क्या आएगा। ओनली 10 आ जाएगा पहले वाले रो का। दूसरा अब आगे समझ में कैसे कैसे करना है अनीता? Yes, sir. तो प्रैक्टिस करके देख लोगे सारा। तो ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा मैं, और भी आप अलग अलग डेटा फ्रेम बना के लॉक और आई लॉक की प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से आपका नमपाई पांडा हो गया कंप्लीट। अब मंडे से हम प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करेंगे। और आज मैं आप लोगों को गूगल क्लासरूम में कुछ डेटा सेट शेयर करूंगा, एक फोल्डर शेयर करूंगा डेटा सेट नाम से, और इसमें कुछ डेटा सेट है जो मैंने डाउनलोड करके दिया हुआ है। इन्हीं पे हम काम करना सीखेंगे। तो ये मैं डेटा सेट पहले ही आज शेयर कर दूंगा, आप लोग डाउनलोड करके रख लेना, ताकि मंडे जब आप आओगे लैपटॉप में तो इसी डेटा सेट पे मैं काम करना बताऊंगा।
आ गई बात समझ में? कुछ इसमें CSV फाइल है, कुछ TSV फाइल है, कुछ एक्सेल फाइल है, कुछ HTML फाइल है, हर टाइप का डेटा है ना? और भी डेटा सेट दूंगा, अभी तो ये इनिशियल लेवल पे है, समझ गए? तो अब आप लोग को 3 दिन का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 दिन में आप लोग को पूरा रिवीजन करके आना है। सर मंडे से मैं थोड़ा छुट्टी पे रहूंगी 3 दिन। क्या चाहिए? मंडे से छुट्टी पे रहूंगी सर। ठीक है, मंडे से आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट होगा।